नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। आगामी राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की तैयारियों के बीच एक गंभीर मामला सामने आया है। सिडकुल थाना क्षेत्र में एक नाबालिग महिला खिलाड़ी ने अपने कोच पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता ने रविवार रात थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी, जिसमें उसने कोच पर जबरदस्ती का आरोप लगाया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए किशोरी को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा और कोच को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार रोशनाबाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की तैयारियों के तहत शिविर चल रहा था, जिसमें खिलाड़ियों को अभ्यास कराया जा रहा था। इसी दौरान यह घटना सामने आई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कोच के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस घटना से खेल समुदाय में हड़कंप मच गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की गई और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। सिडकुल थाना क्षेत्र में एक खेल महोत्सव का कैंप आयोजित किया जा रहा था, जिसमें महिला हॉकी टीम की एक खिलाड़ी जो नाबालिग बच्ची भी है, उसके द्वारा कल शाम को पुलिस को ये सूचना दी गई कि उसके कोच के द्वारा उसके साथ रेप किया गया है। और उसके इस पूरी सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंच के उस बच्ची को वहां से रेस्क्यू करके उसको वहां से हॉस्पिटल ले जाया गया, उसका मेडिकल कराया गया। और साथ में इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है पुलिस के द्वारा मुकदमा इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 64 BNS के तहत ये मुकदमा है और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा कायम करके कोच को हिरासत में लिया गया पूछताछ के लिए। फॉरेंसिक टीम द्वारा तत्काल मौके पर जाके जो भी वहां पर एविडेंस थे उसको तत्काल संकलित किए गए हैं और इस बच्ची को वहां से रेस्क्यू करके आश्रय स्थल जो हमारा हरिद्वार में है उसको वहां पर रेस्क्यू करके भेजा गया है। तत्काल पुलिस के द्वारा जितने भी साक्ष्य है, जो एविडेंस हैं, वो पुलिस के द्वारा जुटाए गए हैं। एक महिला सब इंस्पेक्टर को इसकी जांच दी गई है और सुपरविजन के लिए इसमें, क्योंकि मामला बहुत गंभीर प्रवृत्ति का है, इसलिए एक लेडीज हमारी जो CO है उसको इसमें इन्वॉल्व किया गया है। उसके ही सुपरविजन में ये सारा कार्रवाई की जाएगी। इसमें CO सिटी को इसको पूरी जिम्मेदारी दी गई है। इसमें आगे और भी कोई साक्ष्य इसमें आते हैं, पुलिस के द्वारा उसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी और इसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार से हमारे संवाददाता विकास चौहान जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ पूरा मामला है? एक महिला खिलाड़ी ने कोच पर आरोप लगाया है। देखिए पुष्पेंद्र, जिस तरह से एक दिन पहले ये मामला सामने आया, जब हॉकी जिस तरह से यहाँ पर हरिद्वार में जो रोशनाबाद स्थित जो स्टेडियम है वहाँ पर एक कैंप यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए लगा हुआ था। इसमें एक जो नाबालिग बच्ची है, जो खिलाड़ी है, उसने ये आरोप पुलिस के सामने लगाए हैं कि उसके जो कोच है उसने उसके साथ रेप किया है। जिसके बाद पुलिस ने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए इस गंभीरता इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत इसमें कार्रवाई करी है और उसके बाद जो एविडेंस है उनको यहाँ पर एकत्र करने के साथ साथ जो आरोपी है उसको भी यहाँ पर गिरफ्तार करने की कार्रवाई की है। जिसके बाद उसको जेल भेजने की तैयारी यहाँ पर पुलिस के द्वारा की जा रही है। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो खुद सरकार की तरफ से भी इसमें पहल की गई है। जब यहाँ पर जो खेल मंत्री हैं उनका भी साफ कहना है कि जो इस तरह का जो कोच है उसके खिलाफ उस निलंबन की कार्रवाई यहाँ पर शुरू कर दी गई है। साथ ही साथ जो उसके सर्टिफिकेट हैं जो खेल से संबंधित उनको भी निरस्तीकरण की यहाँ पर कार्रवाई यहाँ पर शुरू की गई है, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है कि एक नाबालिग खिलाड़ी के साथ जो नेशनल गेम की यहाँ पर तैयारी यहाँ पर कर रही थी उसके साथ इस तरह का जघन्य अपराध यहाँ पर कोच के द्वारा यहाँ पर किया गया है। तो इसके बाद गंभीरता से लेते हुए जो चाहे वो पुलिस हो चाहे जिला प्रशासन हो, जो जिस तरह से सरकार भी इसमें सामने आई है और उस जो कोच है उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई यहाँ पर लगातार की जा रही है। बिल्कुल विकास, क्योंकि अब की बार राष्ट्रीय खेलों का जो मेजबानी है वो उत्तराखंड की तरफ से की जा रही है और ऐसे में उत्तराखंड सरकार भी काफी ज्यादा सख्त है और खिलाड़ियों के लिए वो तरह तरह की पहल भी कर रही है। और ऐसे में अगर एक नाबालिग खिलाड़ी के साथ इस तरह का मामला सामने आता है तो खेल समुदाय में क्या कुछ हड़कंप मचा हुआ है? बिल्कुल एक गंभीर विषय बिल्कुल ये है, क्योंकि जिस तरह से ये मामला यहाँ पर सामने आया है, क्योंकि हरिद्वार जो नेशनल गेम में हरिद्वार को ही यहाँ पर किसी स्टेडियम यहाँ पर काफी विश्व स्तरीय यहाँ पर स्टेडियम है, जिसके कारण ही हरिद्वार को हर चीज का गेम यहाँ पर मिला है।
जिसके बाद जिस तरह से यहाँ पर कैंप खिलाड़ियों के लिए लगाया गया, जिसमें इस तरह की घटना सामने आई है, तो कहीं ना कहीं जहाँ खिलाड़ियों को यहाँ पर शर्मिंदगी यहाँ पर देखने को महसूस हो रही है, वहीं पूरा हरिद्वार और पूरा उत्तराखंड एक तरह से कह सकते हैं इस मामले से बहुत ज्यादा यहाँ पर हड़कंप यहाँ पर मचा हुआ है। और इस साथ में जिस तरह से हालांकि जो हरिद्वार पुलिस है उसने तुरंत कार्रवाई यहाँ पर जो महिला खिलाड़ी है उसकी जो शिकायत थी उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए यहाँ पर जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करने का काम किया है। तो वहीं सरकार की तरफ से भी जिस तरह से खेल मंत्री जो रेखा आर्य है उनकी तरफ से भी जो बयान दिया गया, उन्होंने कहा है कि ऐसे जो कोच है उसके निलंबन की कार्रवाई यहाँ पर शुरू कर दी गई है और किसी भी अगर सहायता अगर उसके परिवार को, लड़की के परिवार को चाहिए होगी तो सरकार उनके साथ यहाँ पर एकदम कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी रहेगी। और जो उनकी लड़की है उनको जो पीड़ित है परिवार है उसको हर संभव जो भी सहायता होगी वो करने के लिए सरकार की तरफ से पहल की जाएगी। और बिल्कुल विकास, क्योंकि ये घटना उत्तराखंड में पहली बार आई है, जो राष्ट्रीय खेल है उनकी मेजबानी हो रही है और ऐसे में दोबारा ऐसी घटना ना हो तो इसके लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं, क्योंकि इन खेलों को लेकर सरकार पहले से ही काफ़ी ज़्यादा मुस्तैद है और अगर ऐसे में इस तरह की घटना सामने आती है तो हरियाणा, माफ कीजिए, उत्तराखंड के लिए भी एक बड़ी बात होगी, क्योंकि जहां पर एक बड़ी जिम्मेदारी उत्तराखंड को दी हुई है और शुरुआत में ही इस तरह की घटना। जी बिल्कुल, एक कह सकते हैं कि जिस तरह की तैयारियां यहाँ पर पूरा जो सरकार पूरी तरह से यहाँ पर लगी हुई है उसमें कहीं ना कहीं एक आघात यहाँ पर जरूर मिला है, क्योंकि एक कोच के द्वारा इस तरह की शर्मनाक घटना यहाँ पर होने के बाद कहीं ना कहीं सरकार को भी और जो सुरक्षा कदम है वो उठाने को मजबूर यहाँ पर होना पड़ेगा। और जहाँ महिला खिलाड़ी हैं उनके लिए खासतौर पर एक रणनीति यहाँ पर बनानी होगी कि उनकी सुरक्षा, उनके खेल के साथ साथ उनकी जो सुरक्षा है उसको भी सरकार मुहैया करा सके, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जिस तरह से जो खिलाड़ी होते हैं उनको जो रहने की सुविधाएं होती हैं वो कुछ खास यहाँ पर नहीं होती हैं, जिसको सरकार ने अब तत्परता से यहाँ पर लिया है और इस पे गंभीर विषय को देखते हुए और यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार इसको और जरूर कदम उठाएगी उनकी सुरक्षा को लेकर। और जिस तरह से अगर हम बात करेंगे हरिद्वार और हॉकी को लेकर, कहीं ना कहीं जिस तरह से वंदना कटारिया जैसे और मनीषा जैसे जो नेशनल खिलाड़ी हरिद्वार से निकले हैं और उनकी जमीन से इस तरह की हॉकी को लेकर इस तरह से जो घटना यहाँ सामने आई है वो कहीं ना कहीं शर्मिंदा करने वाली है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी घटना यहाँ पर सामने आई है और लेकिन सरकार और जो पुलिस है वो इस पर कड़ी कार्रवाई यहाँ पर करने को लिए पूरी तरह से कह सकते हैं कि तैयार हैं और उनका कहना भी यही है कि वो किसी भी कीमत पर इस तरह के आरोपी को नहीं बख्शेंगे। और बिल्कुल विकास, क्योंकि जो राष्ट्रीय खेलों की मसाल है उसको सभी जिलों में निकाल कर सभी को खेलों की तरफ प्रेरित करने का भी काम किया जा रहा है और जो खासकर लड़कियां हैं उनको भी खेलों में भागीदारी करने के लिए आगे किया जा रहा है। और इस तरह की जो घटना सामने आई है वो उत्तराखंड में शायद इस तरह की घटना दोबारा नहीं आनी चाहिए। तो जो जिला प्रशासन है अब क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है और जो महिला, माफ कीजिए, जो नाबालिग लड़की खिलाड़ी है उसको लेकर क्या कुछ सरकार की तरफ से पहल की जा रही है? देखिए, जहां खेल मंत्री खुद परिवार से और जो पीड़ित जो खिलाड़ी है उससे खुद मिली थी, वहीं जिस तरह से पुलिस की भी कार्रवाई यहाँ पर की है कि उन्होंने महिला जो एसपी हैं उनको यहाँ पर जिसकी जांच की यहाँ पर सौंपी है, साथ ही साथ महिला उसकी सुरक्षा के लिए खासतौर पर महिला एक पुलिस कांस्टेबल और जो उसकी जो कह सकते हैं कि जो पूरा मामला है उसकी जांच के लिए सीओ को भी यहाँ पर रिक्रूट किया है। तो कह सकते हैं कि पुलिस अपनी तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रही है और वहीं सरकार भी अपनी तरफ से जिस तरह से जो खेल मंत्री हैं वो परिवारजनों से मिली हैं, तो कह सकते हैं कि फिलहाल उस पीड़ित परिवार से और पीड़ित जो महिला खिलाड़ी है उसको सांत्वना और उसकी भरोसा ये इस बात का दिलाने के लिए कि उसकी जो उसके साथ जो हुआ है अब उससे और किसी के साथ ना हो, इस तरह की सरकार अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई यहाँ पर करेगी और जो आरोपी है उसको किसी भी तरह से बचने नहीं दिया जाएगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। ठीक है विकास, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारियों के बारे में जानकारियां साझा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के 38वें संस्करण की मेजबानी का सौभाग्य उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। कहा कि 28 जनवरी से 14 फरवरी तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों के इस महापर्व में भारत के अलग अलग जिलों से आए लगभग 10,000 से अधिक कुशल खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। कहा कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए काफी तैयारियों की जा रही है। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड में खेल संस्कृति का विकास होगा। प्रदेश में खेल सुविधाओं का इस प्रकार विकास किया जा रहा है कि राज्य के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिल सके। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड पर है। कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। तो निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव होती हुई नजर आ रही है और अपने जो उसके स्टार प्रचारक हैं उनकी लिस्ट कांग्रेस ने यहां पर जारी कर दी है। तो कांग्रेस के 48 बड़े नेताओं को जिम्मेदारी मिली है और निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा चुनाव प्रचार करेंगे और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को भी प्रचार करने की जिम्मेदारी मिली है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इस लिस्ट में शामिल है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं उनकी लिस्ट जारी हो चुकी है और जो तमाम बड़े नाम हैं वो इस लिस्ट में शामिल है। तो वहीं डॉक्टर हरक सिंह को भी जिम्मेदारी दी गई है। तो सभी बड़े नेताओं को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो पार्टी के लिए स्टार प्रचारक के रूप में ये तमाम बड़े नेता काम करेंगे और अब कांग्रेस निकाय चुनाव को लेकर एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। जितने भी तमाम बड़े नेता हैं, अगर हम हरीश रावत की बात करें, हरक सिंह की बात करें, करण माहरा की बात करें, तो तमाम बड़े नेता इस लिस्ट में शामिल हैं और वो अब निकाय चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। तो अब निकाय चुनाव कितना अहम है वो कांग्रेस अब एक्टिव होकर बता ही रही है। हालांकि जितने भी बड़े नेता हैं वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय केंतुरा जुड़ चुके हैं। अभय, कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और जितने भी तमाम बड़े नेता हैं वो सभी इस लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है? अभय, शायद अभी तक हमारी आवाज नहीं पहुंचा पा रही है। तो निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से एक्टिव है और स्टार प्रचारकों की लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है। तमाम बड़े नेता इस लिस्ट में शामिल हैं। अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात करें, हरक सिंह की बात करें या फिर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की बात करें, तो वो अब अपनी जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार हैं और अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। और कितना अहम ये निकाय चुनाव माना जा रहा है, तो तमाम बड़े नेता इस लिस्ट में शामिल हैं और अब कांग्रेस खुद एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय केंतुरा जुड़ चुके हैं। अभय, कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, कितना कुछ अहम माना जा सकता है? निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है और ये कहा जा सकता है कि इस स्टार प्रचारकों के सहारे कांग्रेस निकाय चुनाव का जो रण है उस रण को जीतना चाहती है। इसलिए स्टार प्रचारकों की सूची यहाँ पर जारी करी है। पार्टी के सभी जो वरिष्ठ नेता, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हो, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हो या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह हो, गणेश गुर्जर हो, इन सभी को पार्टी ने अपना स्टार प्रचारक बनाने का काम यहाँ पर किया और से राज्य में माहौल इस समय निकाय चुनाव को लेकर बना है, उस माहौल को बनाने का काम किया जा सके और निकाय चुनाव में बड़ी जीत हासिल की जा सके। क्योंकि ये कह सकता है कि जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं जो स्टार प्रचारक की भूमिका अदा कर रहे हैं, उन सभी के चेहरे पर सभी के चेहरे जनता उन पर भरोसा करती है। निकाय चुनाव में अगर प्रत्याशियों के लिए वहां वोट मांगने का काम करते हैं तो फिर ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो निकाय चुनाव का जो रण होगा और दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस पार्टी को
निकाय चुनाव में स्टार प्रचारक बनाए कांग्रेस पार्टी ने, उनके सहारे चुनाव जीतने में काफी मदद मिल पाएगी। जी बिल्कुल अभय, और ये निकाय चुनाव अब की बार इतना अहम और बड़ा हो गया है कि एक तरफ जो बड़े नेता हैं उनको स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया जाता है, और दूसरी तरफ एक मुद्दा यह भी खड़ा हो जाता है कि जो दिग्गज थे कई नेता वो कांग्रेस भी छोड़ चुके हैं। तो ऐसे में कैसे कांग्रेस पार पा पाएगी? देखिए, यही एक सबसे बड़ा प्रश्न है जिस प्रश्न का उत्तर इस समय कांग्रेस को निकालना है, और कांग्रेस उसकी उसका जवाब ढूंढने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। जो इस समय कांग्रेस में कई नेताओं के जाने की जो कमी है, उस कमी को पूरा करने का काम स्टार प्रचारकों के दौरे यहाँ पर करेंगे। स्टार प्रचारकों के द्वारा किया जा रहा चुनाव प्रचार यहाँ पर करेगा, और जनता भरोसा कर सकती है। इसीलिए उन सभी चेहरों को चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक बनाने की भूमिका कांग्रेस ने दी है, जो जनता का भरोसा जीतने में कामयाब यहाँ पर हो सकता है। जिन नेताओं ने कांग्रेस छोड़ने का काम यहाँ पर करा है, जिनको लेकर ये कह सकते हैं कि तमाम तरीके के सवाल कांग्रेस पार्टी पर उठ रहे हैं, उन सभी का जवाब देने का काम यही स्टार प्रचारक करने का काम यहाँ पर करेंगे। और प्रत्याशियों के पक्ष में जिस प्रकार से मतदान की अपील यहाँ पर करेंगे, प्रचार प्रसार यहाँ पर करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी चुनाव को बड़े अंतर से जीतना चाहते हैं। इसीलिए स्टार प्रचारकों को चुनाव मैदान में उतारने का काम यहाँ पर कर रही है, ताकि जो उम्मीदवार उनको चुनाव जीतने में आसानी से सुगमता। ठीक है भाई, आप हमारे साथ बने रहिए। तो कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। तो उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हर्षल घाटी के निवासी परेशान हैं, बर्फ के पानी से प्यास बुझा रहे हैं निवासी। तो हर्षल घाटी के जो निवासी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, और बर्फ के पानी से प्यास बुझाने को मजबूर हैं। लगातार गिर रहे तापमान से जमे जल स्रोत नालों का भी लगातार पानी जम रहा है, और बर्फबारी से हर्षल घाटी की जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो बर्फ के पानी से प्यास बुझाने को यहाँ पर जो ग्रामीण हैं, जो निवासी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। छतों से भी बर्फ़ पिघल रही है, और उसी के पानी पर वहाँ के लोग निर्भर हैं। तो पर्यटकों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर्षल घाटी में हुई बर्फबारी और लगातार गिर रहे तापमान के कारण जल स्रोतों के जमने के कारण नलों से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए ग्रामीणों और पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे उन्हें नदियों और छतों से पिघल रही बर्फ के पानी पर निर्भर रहना पड़ रहा है। हर साल की तरह इस बार भी हर्षल घाटी के गाँवों में एक बार फिर पेयजल आपूर्ति की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तापमान गिरने से जहां एक और पानी के नल फट रहे हैं, वहीं आपूर्ति के मुख्य स्थानों पर भी जल स्रोत पूरी तरह से जम चुके हैं। पाइपलाइनों में पानी की आपूर्ति नहीं होने के कारण ग्रामीणों को नदियों से पानी की आपूर्ति करनी पड़ रही है। तो वहीं कई बार अधिक ठंड होने पर घरों की छतों से पिघल रही बर्फ के पानी पर भी निर्भर रहना पड़ रहा है। उनका कहना है कि इन दिनों बर्फ देखने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक हर्षिल पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे अधिक समस्या उन्हें पानी की हो रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा बने हुए हैं। अभय, हर्षिल घाटी में बर्फ जमी हुई है और लोग जमी हुई बर्फ का पानी पीने को मजबूर है, तो क्या कुछ वहां पर सुविधाएं दिखाई दे रही हैं? देखिए, ये कहा जा सकता है कि उत्तरकाशी के जो हर्षिल घाटी है वो इन दिनों एक तरफ तो पर्यटकों के आने से गुलजार वहां पर दिख रही है, लोगों के चेहरे वहां पर जो उनकी औद्योगिक पर्यटन की जो लाइफ है वो वहां पर प्रसिद्ध नजर आ रही है। लेकिन जो मुख्य जो समस्या है और वो सबसे बड़ी यही है कि अत्यधिक बर्फबारी होने के चलते जो जल स्रोत है उस क्षेत्र के वो सूखे हुए जब समय नजर आता है, नलों में पानी नहीं आ पा रहा। कई जगहों पर ये कह सकता है कि जो बर्फ है उस बर्फ को पिघल कर जो पानी आ रहा है वही एकमात्र सहारा उसके बाद पानी का यहाँ पर बचा हुआ है, क्योंकि गाँवों के जो जल स्रोत है वो सभी लगभग यहाँ पर जम चुके हैं। ऐसे में जो नदियां हैं उन क्षेत्रों के आसपास की जो नदियां हैं उन जो नदियों से ही पानी की सप्लाई उस समय घटते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को लंबी ये कह सकता है कि दूरी तय करनी पड़ती है पीने के पानी के लिए, और अगर लोगों का साधन नहीं उपलब्ध हो पाते तो फिर जो छतों के ऊपर या जो आसपास के क्षेत्रों में जो बर्फ पड़ी है उस बर्फ को पिघला कर ही उस पानी को पीने के लिए यूज करने का काम यहाँ पर करना पड़ रहा है। ये कह सकता है कि एक तरफ तो खुद वर्ग का शासन यहाँ पर है, लेकिन दूसरी तरफ
पानी की जो समस्या है वो लोगों के लिए बड़ा चिंता का विषय यहाँ पर बनी हुई है। और अगर प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी बेहतर विकल्प यहाँ पर सुविधा नहीं दी जाती है तो फिर आने वाले दिनों में ये मुसीबत और बढ़ती नजर आएंगी, क्योंकि गिरता हुआ तापमान लोगों के लिए परेशानी बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में फिर बर्फबारी की संभावना और ज्यादा यहाँ पर कही जा सकती है। जी बिल्कुल अभय, और जो वहाँ के निवासी हैं उनको बखूबी पता है कि उनको किस तरह से वहाँ पर जीना है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जो बाहर से पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए जो परेशानी बनती होंगी, उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं वहाँ पर की गई? बिल्कुल, यही एक सबसे बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं उन पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए जिला प्रशासन और सरकार तो उसकी संकल्प है ही, लेकिन जो स्थानीय जो ग्रामीण है वो जो लगातार ज्यादा परेशानियों का सामना यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास ये कह सकते हैं कि पानी की कमी यहाँ पर है। लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए उनके पास वो बेहतर इक्विपमेंट यहाँ पर उपलब्ध नहीं है जिससे कहा जा सकता हो कि उनकी परेशानियों का हल नहीं कर सकता। दूसरा ये कह सकते हैं कि पानी की समस्या तो बनी हुई है, लेकिन बर्फबारी के चलते ये कह सकते हैं कि जो विद्युत आपूर्ति है वो भी कई रूप से यहाँ पर बाधित होती नजर आ रही है, जिसके चलते परेशानी और बढ़ रही है। जी ठीक है भाई, ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठंड का कहर लगातार जारी है और भारी बर्फबारी ग्रामीणों के लिए परेशानी बनी हुई है, तो खुद वहाँ के ग्रामीण छतों से पिघल रही बर्फ़ का पानी पीने को मजबूर हैं, और जो पर्यटक हैं वो ऐसे में वहाँ पर पहुँच भी रहे हैं और जो वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है उसको देख रहे हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार बड़े जोरों पर किया जा रहा है। अलग अलग दल और निर्दलीय प्रत्याशी अपने पक्ष में लोगों से अपने पक्ष में वोटों की अपील कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने भी रेस कोर्स स्थित सूरी चौक पर प्रचार कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि युवाओं में खासा उत्साह है। साथ ही उन्होंने बताया कि पूर्व में नगर निगम में हुए विकास कार्यक्रम को लेकर वह लोगों के बीच जा रहे हैं और अपने पक्ष में वोट के लिए अपील कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीत के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से कमर कस के तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे उतर चुके हैं, अपने जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। हमारे जो पिछले कार्यकाल हैं, हमारे पिछले निगम के कार्यकाल हैं, उसमें जो हमारे निवर्तमान महापौर हैं उनके कार्य को लेके जा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्य को लेके जा रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी के कार्य को लेके जा रहे हैं, क्षेत्रीय विधायकों के कार्य को लेके जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा खासा माहौल है। पूरे भारतीय जनता पार्टी की जीत के प्रति मैं 100% आश्वस्त हूँ। अल्मोड़ा में मेयर सीट के लिए पहली बार होने जा रहे चुनाव में बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने अपने कर्मठ कार्यकर्ता अजय वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में बीजेपी ने मुख्य बाजार में पदयात्रा निकाली, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद अजय टम्टा ने शिरकत की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक कैलाश शर्मा भी पदयात्रा में मौजूद रहे। बीजेपी कैंडिडेट अजय वर्मा और अन्य नेताओं ने व्यापारियों से पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में उमड़े जनसैलाब में साफ हो चुका है कि बीजेपी कैंडिडेट की जीत तय है। उन्होंने अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ पालिका का उच्चीकरण कर नगर निगम बनाने पर सरकार का आभार जताया है। अपने संगठन को धन्यवाद करना चाहता हूं और अपनी देवतुल्य जनता को हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं कि वास्तव में मुझे इतनी खुशी है कि मुझे मेरे अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का और जो देवतुल्य जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे पूरी आशा है कि जो हमारे प्रदेश में केंद्र में हमारी सरकार है उसका लाभ इस अल्मोड़ा नगर को अवश्य मिलेगा, और मैं ये वचन दे रहा हूँ कि मैं ईमानदारी के साथ कार्य करूँगा और इस अल्मोड़ा नगर को जो ऐतिहासिक नगर के नाम से जाना जाता है, इस शहर को आगे ले जाने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा। जिस प्रकार का वातावरण पहली बार इस अल्मोड़ा नगर के मेयर चुनाव में मैं देख रहा हूं, ऐतिहासिक है, और मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे इस अल्मोड़ा नगर, जो कि सबसे पुरानी नगरपालिका के रूप में पूरे देश में जिसकी पहचान थी, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ 2 मेयर सीट हैं। इस मेयर सीट में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के अजय वर्मा जी, जो बहुत सरल, सौम्य, मृदुभाषी हैं और साथ ही इस नगर की समस्याओं से लगातार मिलते जुलते रहते हैं,
केंद्र और राज्य सरकार के आने वाले समय में जो मेयर के रूप में जो बजट इस नगर को मिलेगा उसका पूरा सदुपयोग हमारे अजय भाई मेयर बनने के बाद करेंगे और यहाँ की सभी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आगे के कार्यक्रमों को करेंगे। ये जन सैलाब मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक जीत की तरह। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।